नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर यूपी पुलिस की तारीफ में कहें एक तरीके से कसीदे करने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस ने एक सनसनीखेज लूट और हत्याकांड का खुलासा महज 3 दिन के अंदर कर दिया। और सबसे तारीफ की बात, जो जब हमने ये खबर को बनाया था तब हमने कहा था कि जिस लुटेरे ने, जिस हत्यारे ने इस लूटकांड को अंजाम देने के दौरान शोरूम मालिक को गोली मारी है, उसका बचना नामुमकिन है। पुलिस उसको एनकाउंटर में जरूर ढेर करेगी और हुआ भी वही। 3 दिन के अंदर पुलिस ने इस हत्याकांड लूटकांड का खुलासा किया और जिस हत्यारे ने शोरूम मालिक को गोली मारी थी, पुलिस ने उसे आखिरकार एनकाउंटर में ढेर किया, उसके अंदर पीतल भरा और उसकी टिकट हमेशा के लिए ऊपर की काट दी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में यूपी पुलिस ने कातिल को न सिर्फ खोज निकाला बल्कि एनकाउंटर में वहीं ढेर कर दिया। जिसने मासूम ज्वेलर योगेश चौधरी को गोली मारी थी, आज उसी के सीने में पुलिस ने पीतल भर दिया। सुबह सुबह आगरा के सिकंदरा के अंसल एपीआई इलाके में जब पुलिस उस लूटी गई ज्वेलरी को बरामदी के लिए जा रही थी, तभी आरोपी, जो मुख्य आरोपी था अमन, उसने दरोगा की पिस्टल छीन ली और चलानी। जैसे ही पुलिस पे उसने उस पिस्टल से गोली चलानी चाहिए, तभी आसपास मौजूद लोगों ने आसपास मौजूद पुलिस वालों ने उसे देख लिया और फिर दिखा पुलिस वालों का रौद्र रूप। सीधा जवाबी फायर हुआ और अमन वहीं ढेर हो गया। यूपी पुलिस की फुर्ती, फायर और फिनिशिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया, अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून से बच नहीं सकता। हमारी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे पुलिस ने शातिर हत्यारों को महज 3 दिनों के अंदर में खोज निकाला। हत्यारे ने आखिर क्यों बालाजी शोरूम को निशाना बनाया था, उनका मकसद क्या था और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इस लूटकांड और इस हत्याकांड को इन 3 लुटेरों ने अंजाम दिया, जिसमें से एक को तो पुलिस ने टिकट काट दिया, वो भगवान जी के पास पहुंच चुका है। दूसरा पुलिस की गिरफ्त में है, वो उसका सगा भाई था। वही तीसरा फारूक नाम का एक शातिर जो है वो अभी फरार चल रहा है, जो इस लूटकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर था, वो फरार चल रहा है। लेकिन ज्यादा दिन तक उसके भी दिन अब ज्यादा बचे नहीं, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। जल्द ही उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, पुलिस की तरफ से पक्का है। आपको बता दें, शुक्रवार सुबह 11 बजे सिकंदरा के करगिल चौराहे के पास, पूरी घटनाक्रम हम आपको समझा दें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि क्या क्या कब कब क्या हुआ। सबसे पहले घटना कब हुई? शुक्रवार के दिन हुई। घटना हुई आगरा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के करगिल चौराहे के पास एक दुकान थी, बालाजी ज्वेलर्स करके। यहां पर बाइक से 2 बदमाश आते हैं 11 बजे के आसपास। बालाजी शोरूम के अंदर घुसते हैं। यहां पर एक लड़की, रेनू नाम की लड़की काम करती थी। मालिक जो है योगेश चौधरी जी, जो अभी तक दुकान आए नहीं थे। वहीं जो लड़की काम कर रही थी, वो एक लड़की आई हुई थी, उसे झुमकियां दिखा रही थी। तभी 2 बदमाश बाइक से अंदर घुसते हैं। घुसते ही वो सीधे कमर से पिस्टल निकालते हैं, रेनू पर तान देते हैं और कहते हैं किनारे खड़े हो जाओ बस, और कुछ भी आवाज की तो गोली मार देंगे। लड़की डर के मारे किनारे खड़ी होती है। इसके बाद दोनों शातिर बदमाश सोने और चांदी के गहनों को अपने बैग में भरकर वहां से चल देते हैं। इस दौरान जब एक बार फिर से वो पलटकर लड़कियों को धमकी देते हैं कि अगर कुछ भी आवाज करने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे। जैसे ही दोनों बदमाश जो है दुकान से बाहर निकलते हैं, तभी लड़की पीछे पीछे आती है और तभी मालिक जो है वो सामने से आ जाते हैं और वो अपने दुकान के शोरूम के सामने अपनी स्कूटी खड़ी कर रहे होते। तभी लड़की चिल्लाती है, मालिक ये दोनों सामान लूट कर जा रहे हैं। मालिक योगेश चौधरी उन दोनों लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे बैग छीनने की कोशिश करते हैं। इसी छीना छपटी में जो काले कपड़े में, आप काली शर्ट पहने, एक सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे होंगे, उस सीसीटीवी फुटेज में एक काला रंग का शर्ट पहने हुए युवक दिख रहा है, एक सफेद रंग की शर्ट पहने। तो काले रंग की शर्ट पहना हुआ यह नाम है उसका अमन कुमार, ठीक। दूसरा जो उसका साथी था सफेद शर्ट वाला, उसका नाम है फारूक। इन दोनों ने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये दोनों जाने लगते हैं। योगेश चौधरी उनसे बैग छीनने की कोशिश करते हैं। तभी अमन सीधे
योगेश चौधरी के सीने से सटाकर तमंचे से गोली फायर कर देता है और योगेश चौधरी की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। इसके बाद जो आसपास के कारोबारी होते हैं, पूरे आगरा जिले में हड़कंप मच जाता है। सभी कारोबारी में आक्रोश दिखता है और वो पुलिस को सीधे सीधे अल्टीमेटम देते हैं कि 72 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद एसपी, जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, मिलाकर कुल 10 टीमें बनाई जाती हैं इस हत्याकांड और लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए। दरअसल इस लूट का खुलासा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर इस तरह से दिन दहाड़े व्यापारियों के घर, दुकानों और शोरूम में घुसकर लूट की वारदातें होंगी तो फिर व्यापारियों के अंदर दहशत फैल जाती है। इससे काम पर असर पड़ता है, जिले का भी नुकसान होता है। लिहाजा इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करना बहुत जरूरी था। पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव था। सीएम योगी तक के निर्देश थे कि जल्द से जल्द अपराधियों को ढूंढ निकाला जाए, उन्हें सही सबक सिखाया जाए। पुलिस की 10 टीमें जिले के 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अगर पूरे जिले को खंगालती हैं। इस दौरान सीसीटीवी की मदद से पुलिस टीमें जो पहुंचती हैं बिचपुरी ब्लॉक में पहुंचती है। यहाँ का एक गांव था, वहां पहुंचती हैं। यहाँ पर पता चलता है कि बदमाश जो हैं इसी गांव से हैं, बिचपुरी ब्लॉक के गांव से थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाश, जब पुलिस 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी तो एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को इन 3 हत्यारों में से एक हत्यारे का चेहरा साफ साफ दिख जाता है। इसके बाद पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करती है और उस चेहरे को पहचानने की कोशिश में जुट जाती है। पुलिस को इसमें कामयाबी मिल जाती है। मुखबिरों से पुलिस को पता चलता है कि जो बाइक चला रहा युवक है वो सफेद शर्ट पहने हुआ वो फारूक है। फारूक की पहचान हो जाती है और इसके साथ पता चल जाता है कि हाल फिलहाल में फारूक के साथ कौन था, सुमित और अमन, ये दोनों भाई हैं। पुलिस को पता चलता है बाइक चला रहा है फारूक, बीच में सुमित और पीछे जो था वो अमन बैठे था। जिस बाइक पर सीसीटीवी में बदमाश दिखे थे उस बाइक को बदमाशों ने एक कुएं में फेंक दिया था। पुलिस सबसे पहले उस कुएं तक पहुंची, वहां से बाइक को निकाला। बाइक की जब जांच की गई तो रजिस्ट्रेशन उस बाइक का हेमंत नाम के युवक पर था। बाइक के रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस हेमंत से पूछताछ करती है। हेमंत की निशानदेही पर पुलिस सबसे पहले सुमित को दबोचती है। इस लूट कांड के दौरान सुमित लूट के पास नहीं गया था, वो बस दूर खड़ा था, लेकिन फारूक और अमन लूट करने गए थे। लेकिन पुलिस सुमित के पास पहुंचती है, सुमित को पकड़ा जाता है। फिर सुमित से जब पूछताछ होती है, सुमित अमन का नाम बताता है। पुलिस अमन को दबोच लेती है। इन दोनों के पास ही वो लूटे गए गहने भी थे। फारूक अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लेकिन फारूक की पहचान भी पुलिस के पास आ गई थी। अमन को लेकर पुलिस मंगलवार सुबह ज्वेलरी, जो लूटी गई ज्वेलरी थी करीब 20 लाख की कीमत की, उसकी बरामदगी के लिए जो अमन की बताई गई जगह अंसल एपीआई में बन रहे एक फ्लैट पर लेके गई। मैं वीडियो दिखा देता हूं जिससे ये पता चले कि ये वो जगह है। आप देख सकते हैं पीछे इमारत जो है, इसी इमारत में उन्होंने गहने छुपा रखे थे। ये निर्माणाधीन इमारत है। आसपास का इलाका जो है बेहद सुनसान है। यहाँ पर पुलिस को लेकर अमन पहुंचा और उसने कहा यहीं पर उसने जो लूटे गए गहने हैं छुपा के रखे हैं। इसके बाद सब जब अंदर घुसते हैं तो इसी दौरान अमन चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वो जो एक दरोगा उनके पास में चल रहे होते हैं उनकी पिस्तौल छीनकर भागने और पुलिस पर फायर करने की कोशिश करता है। आसपास चूंकि इस तरह के केसेस में पुलिस पहले ही अलर्ट रहती है, कई बार बदमाश अपनी आखिरी कोशिश करते हैं बचने की। लिहाजा जैसे ही अमन ने वो गलती की, इसके बाद तो पुलिस ने ताबड़तोड़ दनादन 3-4 गोलियां चलाई और अमन वहीं गिरकर ढेर हो गया। अमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद अमन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी वहां से बरामद कर ली है। इसके अलावा सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक और इस केस का मुख्य साथी जो है फारूक, वो फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि ज्यादा दिन फारूक भी घूम नहीं सकता, उसकी भी आजादी हम छीन लेंगे और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे आपको नजर आएगा या फिर वो वहीं होगा जहां अमन है। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, कैसे घटनाक्रम हुआ, ये सब हम आपको बताते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन हत्यारों ने
इस लूटकांड की वारदात को अंजाम को दिया, कैसे ये टारगेट किया कि बालाजी को ही लूट के लिए निशाना बनाना है, बालाजी ज्वेलर्स के शोरूम को हत्या करना उनका मकसद था या नहीं था, ये सब भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनिए पुलिस अधिकारी की बात। शुक्रवार 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स के मालिक योगेश चौधरी की गोली मार करके सिकंदरा, जो कि आगरा जनपद में है, सिकंदरा थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक बहुत ही जघन्य हत्या थी, जिसके लिए हमारे द्वारा 9 टीमें बनाई गई, जो कि डीसीपी सिटी के पर्यवेक्षण में बनाई गई। इस हत्या चूंकि इतनी ज्यादा ये जघन्यतम थी, डीजीपी महोदय के द्वारा भी लगातार इस पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसका जब अन्वेषण किया गया, जब इसकी विवेचना की गई, तो 1000 से ज्यादा कैमरे को देखा गया। चूंकि कैमरे में ये जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे और 2 लोगों ने इसमें हत्या करने के लिए वहां पर जब फायरिंग की तो उसमें 1 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग बाइक पर सवार थे। तो पुलिस ने इनकी पहचान अमन और फारूक के रूप में की थी, जो दोनों रहने वाले जगदीशपुरा, जो हमारा थाना क्षेत्र है, वहाँ के वो रहने वाले थे। इसके अलावा जब इस तफ्तीश में विवेचना के दरमियान ये पता चला कि अमन का भाई सुमित वो भी इसमें शामिल था और जो 3 लड़के एक बाइक पर दिख रहे थे उसमें 2 भाई ये अमन और सुमित थे और तीसरा जो फारूक था वो बाइक को चला रहा था। फारूक अभी यहाँ से फरार है, उस पर हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अमन को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके पास से जो लूटी हुई जो भी सामान थे, जो चांदी के और सोने के थे, उसको पुलिस ने बरामद किया। बरामदगी के क्रम में अमन के द्वारा पुलिस टीम पर उसका असलहा लेकर के छीन करके और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। इसमें पुलिस के द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ इसमें गोली चलाई गई। उसके बाद अमन को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। इस संबंध में जो भी हमारी कार्रवाई थी, परिजनों को सूचना दे दी गई, ह्यूमन राइट्स को इसके बारे में अवगत करा दिया गया और मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वेस्ट की कार्रवाई की जा रही है। हमारी आगरा पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में दिया और हमारे जो SHO यहाँ के जो लोकल SHO थे नीरज शर्मा, हमारे SHO जसवीर सिरोही और हमारे यंग IPS ऑफिसर आदित्य और ACP हरिपर्वत भोसले, इन लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की और इसके लिए ये लोग पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं कि 72 घंटे के अंदर इन्होंने इस पूरे केस का पटाक्षेप किया और जो लोग भी अपराधी थे और जितने सामान थे, जिस बाइक से इस घटना को कारित की गई थी, सभी चीज़ों को बरामद किया। मेरे द्वारा पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया जाता है और हमने इन दोनों जो यंग हमारे ऑफिसर्स हैं और जो शुक्रवार 2 मई चुनाव अपने अधिकारी ने पूरा विस्तार से आपको बताया। वहीं आपको बता दें इस एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, उसे भी गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बहरहाल वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। वहीं लूटी गई ज्वेलरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अमन और सुमित ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने इससे पहले कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया था, उन्हें पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। दरअसल उनका जो घर था वो गिरवी था और उन्हें इसे बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने फारूक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फारूक ने ही जो ये बालाजी ज्वेलर्स का है उसका नाम सुझाया। उसकी वजह ये थी कि वहां पर बहुत कम सिक्योरिटी थी और सिर्फ मालिक और एक लड़की काम करती थी। इस वजह से उनको ये था कि इस जो शोरूम को टारगेट करना बड़ा आसान रहेगा, बड़ी आसानी से वो लेकर, और वहां से चूंकि रास्ता भी अच्छे हैं, वहां से भागना बड़ा आसान रहेगा। पूरा टारगेट पहले इन लोगों ने रेकी की, कब मालिक आता है कब जाता है, इस दौरान वहां पे कौन कौन रहता है शोरूम में, इसके बाद ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनको ये था कि अगर हम यहाँ पे लूट की वारदात को अंजाम देंगे, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का माल मिल जाएगा, जिसके बाद जो इससे पैसा मिलेगा, इससे ये अपना घर छुड़ा लेंगे। वहीं इस इनकाउंटर की खबर जब सुबह जो मृतक योगेश हैं, जिनकी हत्या हुई थी, योगेश चौधरी, उनके बेटों को दी गई तो इस मामले में परिजन बेहद खुश दिखे। इसके बाद बेटे जो सागर चौधरी ने कहा कि काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अब तक संकोच में थे कि ये मर्डर है या रंजिश है। पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था
कहा था कि मंडे तक वो गुड न्यूज देंगे, तो उन्होंने वो अपना वादा को पूरा किया। बेटे सागर चौधरी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बाकी दोनों का भी एनकाउंटर हो, जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ है, पूरी फैमिली उजड़ गई, पिता के जाने के बाद मां का बुरा हाल है। मैं चाहता हूं जैसे बाबा का बुलडोजर दूसरों पर चलता है, उनके घर पर भी चले, उनका भी बुरा हाल हो जाए, जिससे भविष्य में कभी भी कोई भी अपराधी ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं, हमारा भी माल मिल गया है और हम चाहते हैं कि हम अपराधियों को एक बार चेहरा देखें, तो इससे हमें ये हो कहीं कभी हमने इनको देखा तो नहीं है। तो इस मामले में जब मुठभेड़ हुई तो समाजवादी पार्टी भी इस मामले में सामने आ गई। अक्सर इस तरह के केस जब होते हैं तो लोग पुलिस की तारीफ करते हैं, पर समाजवादी पार्टी का थोड़ा मामला उल्टा चलता है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, इसमें लिखा भाजपा सरकार में अपराध और अपराधियों का वर्चस्व है, जब भाजपा सरकार अपराध रोक नहीं पाती तो फर्जी इनकाउंटर करवा देती है। समाजवादी पार्टी को इस चीज से बड़ी दिक्कत है कि अपराधियों का इनकाउंटर क्यों हो रहा है, किसी को गोली क्यों मारी जाती है। उनको लगता है ये सब फर्जी है, सारे अपराधी तो बस ऐसे ही छोटी मोटी वारदात है, उनको क्या मानने की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज, कुछ पत्रकारों ने, जो अमन था वो वैसे कहते हैं कि कुमार है या नाई का काम करता है, तो उसको किसी ने गलती से अमन यादव लिख दिया, जिसके बाद उनका कहना था कि जानबूझकर इस तरह के मामले किए जाते हैं क्योंकि लोगों की नज़र में ये दिखाया जाए कि यादव जो लोग हैं वो अपराधी किस्म के होते हैं, यादव और मुस्लिम जो लोग होते हैं, इस वजह से ये किया गया है और बदनाम करने की साजिश है वो भी बीजेपी सरकार करा रही है। जबकि अमन है, हाँ फारूक जरूर इसमें एक है जो अपराधी शामिल है, जिसका नाम सच है। अब अमन जो था वो नाई बिरादरी से शायद आता है, इस वजह से गलत फहमी हो गई होगी किसी को, तो गलत लिख दिया, उसने माफ़ी मांगा। जिन लोगों ने भी इस तरह लिखा कि अमन यादव उसका नाम, उन सभी ने माफ़ी मांगी। बहरहाल मेरे ख्याल से इस मामले में पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। हाल फिलहाल जो भी केसेस हो रहे हैं जिनमें भी इस तरह के जघन्य लूट के मामले सामने आते हैं, वहाँ पुलिस जब इस तरह की कार्रवाई करती है ना तो बहुत खुशी होती है। सच में अपराधियों को अब कानून और कोर्ट का तो बहुत ही वो रह गया, उनको डर नहीं रह गया। उनको लगता है होगा केस होता चलता रहेगा, कुछ दिनों बाद खुद ही अपने आप जमानत मिल जाएगी, और उनको इस चीज़ का डर नहीं। उनको इस चीज़ का डर होना चाहिए कि फैसला ऑन द स्पॉट होगा, उनके किए की सजा सिर्फ वो नहीं भुगतेंगे, उनके घर वाले भी भुगतेंगे। जो बुलडोजर चलता है ना, ये सब होना चाहिए। जब तक अपराधियों के दिल में खौफ नहीं आएगा ना भाई, अपराध रुकने का नाम नहीं लेगा। रुकना तो छोड़िए, रुकेगा तो कभी भी नहीं, कम होना नहीं जरूरी है, कम से कम तो हो। अपराधियों के दिल में अब ज्यादातर अपराधी इस चीज का डर है कि अगर वो कुछ करते हैं तो उसका अंजाम उनके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा, घर पर बुलडोजर चल सकता है, दुनिया भर की चीजें हो सकती। तो एक बार अपराध करने से पहले अपराधी सोचेगा कम से कम। पर बहुत अच्छी बात है। अब हम ये कहें कि ये जब लड़के आए थे तो उन्होंने पूछा था, ये दोनों जब पहुंचे थे, काली शर्ट वाला अमन, सफेद शर्ट वाला फारूक, तो पहुंचे थे तो जब उन्होंने कहा था अंकल कहाँ है, और अंकल पूछ कर उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आज वही अमन यादव जमीन पर पड़ा था, सीने में पुलिस की गोली और चेहरे से उड़ चुका था सारा गुरूर। जिस तरह से इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिस तरह से वो गए थे ना, ऐसा लग रहा था उन्हें इस कांड को करने का तिनिंग भी पछतावा नहीं कि उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी। बड़ी आराम से गोली मारने के बाद वो चले गए थे, तो वो सारा गुरूर जो है आज पुलिस ने उसके सीने में भर दिया। यूपी पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि गुंडई का जवाब आप कानून की गोली से मिलेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरा शातिर फारूक अभी भी फरार है। क्या वो भी अमन की तरह गोली खाएगा या पुलिस के सामने घुटने टेकेगा, ये देखने का बात रहेगी। आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा कि अमन जो फारूक है वो अमन की राह पर जाएगा या पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। इस केस से जुड़ी जो भी अपडेट आएंगे वो हम आगे आप पहुंचाएंगे। इसके लिए देखते रहिए यूनिज यूपी के साथ, जहां अपराध की परतें खुलती हैं और सच्चाई की आवाज सबसे पहले गूंजती है। जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी अभी बाकी। और जिस दिन हमने खबर दिखाई थी उसी दिन हमने ये कहा था कि जिन्होंने भी इस लूटकांड को अंजाम दिया है उनके साथ क्या होगा, ये हमने उस खबर में बता दिया था। हुआ वही, जिसने गोली मारी थी उसे गोली मिल गई, इंसाफ पूरा हुआ। फारूक मियां साहब, अगर आप खबर देख रहे हो तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ भी, और आपके घर वालों का तो पता लग ही गया है। इसके बाद बुलडोजर गरजेगा तो रोइएगा मत कि मेरे घर वालों के साथ क्या हुआ, क्योंकि आप जो करोगे आपके घर वालों को उसका सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो
कि हम कमाई पैसा तो हम दे दें, घर वाले हमारे पैसे से मौज करें, भाग जमाएं और जब सजा का नंबर आए तो सिर्फ हमको मिले। नहीं भैया, सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी अच्छी खबरें अच्छी लगती है तो आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर अक्सर बीच बीच में फ्लैश होता रहे तो उस नंबर पे आप आर्थिक तौर पर भी चाहें मदद भी कर सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, और एक और सनसनी खबर लेकर अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर से हाजिर हूँगा। नमस्कार।